तेलंगाना में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। बीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य दल के नेताओं की होगी धुआंधार रैली और रोड शो। 30 नवंबर को होगी वोटिंग। चुनाव आयोग में आज कर्नाटक सरकार दाखिल करेगी अपना जवाब। चुनावी राज्य तेलंगाना के अखबारों में अपनी उपलब्धियों के प्रचार वाले विज्ञापन देने पर आचार संहिता उल्लंघन का है आरोप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग में जारी बचाव अभियान का फिर लिया जायजा। कहा 52 मीटर तक हो चुकी है खुदाई, सुरंग से जल्द बाहर निकलेंगे मजदूर। सरकारी छुट्टियों में भेदभाव पर घिरी बिहार सरकार। नीतीश सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई। हिंदू त्योहारों में की कटौती। 2024 का कैलेंडर किया जारी। गोवा में इफ्फी के समापन पर फ्रेंच फिल्म एंडलेस समर सिंड्रोम का प्रीमियर। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की होगी घोषणा। माइकल डगलस को दिया जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इजराइल हमास के बीच 2 दिन और बढ़ेगा संघर्ष विराम। गाजा पट्टी में बढ़ी मानवीय सहायता। अमेरिका ने विदेश मंत्री ब्लिंकन फिर करेंगे पश्चिम एशिया का दौरा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच आज गुवाहाटी में। 2 मुकाबले जीत चुकी टीम इंडिया की नजर अब सीरीज पर कब्जा जमाने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 119 सीटों पर 30 तारीख को मतदान होगा। उससे पहले आज सियासी दलों के लिए आखिरी मौका है जब वो जनसभा और रोड शो के जरिए पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार कर सकें और उनके लिए वोट मांग सकें। आज शाम के बाद उन्हें डोर टू डोर कैंपेन करने की छूट होगी। इससे पहले कल बीजेपी के पक्ष में कई रैलियां करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि तेलंगाना को तबाह करने में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति समान रूप से भागीदार हैं। पीएम के अनुसार आदिवासी समुदाय और अनुसूचित जाति समुदाय को बीजेपी ही सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी आज सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी रहेगा। कांग्रेस की तरफ से आज चुनाव प्रचार में खुद सोनिया गांधी उतरेंगी। सोनिया गांधी पहली बार तेलंगाना में चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। वह हैदराबाद में एक रोड शो करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोगों से वोट मांगेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो दूसरी पार्टियां हैं, खासतौर से बीजेपी की भी अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े नेता आज चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देवरकोटा में जनसभा करेंगे, जबकि उनकी दूसरी जनसभा नागार्जुन सागर में होगी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति वारंगल पश्चिम में एक रोड शो करेंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में 3 जनसभाएं करेंगे। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की शुरुआत से हल्दी की खेती को लेकर उसे बाजार तक पहुंचने में मदद मिली। वैसे तो इससे देश भर के हल्दी किसान खुश हैं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तेलंगाना के किसानों में है, क्योंकि वो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा किया। तेलंगाना चुनाव में ये मुद्दा कितना असर डाल सकता है, इसकी पड़ताल की हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने। देखिए खास रिपोर्ट।
तेलंगाना के निजामाबाद, निर्मल और जगतियाल जिले हल्दी की खेती के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हल्दी बोर्ड नहीं होने से यहाँ के किसानों को उत्पाद की सही कीमत नहीं मिलने समेत कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से इस क्षेत्र में चुनाव के दौरान विकास के तमाम मुद्दों के साथ हल्दी बोर्ड का गठन भी प्रमुख मुद्दा रहा। लेकिन मोदी सरकार ने यहाँ के लोगों की वर्षों पुरानी इस मांग को पूरा कर दिया। इसी मांग के चलते करीब 12 साल बाद चप्पल पहनने वाले निजामाबाद के किसान मनोहर रेड्डी समेत इस इलाके के हल्दी किसान बेहद खुश हैं। हल्दी के बोर्ड से किसान लोगों तो खुशी है। रेट के बारे में हमारे को रेट दिए तो अच्छा रहते थे बोल रहे किसान लोग 15,000 रुपये क्विंटल को। कांग्रेस वाले बोले हल्दी का बोर्ड देना बोल तो हमारे से नहीं होता बोल के बोले। बीजेपी वाले बोलते थे हमारा गवर्नमेंट आए तो बराबर हमारा गवर्नमेंट आए तो बोर्ड देते बोल के बोले। मेरे जीता है तो हल्दी का बोर्ड सैंक्शन करते बोल के बोले। वो बात नहीं निभाए। हल्दी किसान और इससे जुड़े कारोबारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ हल्दी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में इसे विशेष पहचान भी मिलेगी। एक जमाने में जो चावल आता था, गेहूं आता था, साल में 1 क्रॉप आती थी, आज 2 क्रॉप आ रही है। तो हो सकता है हल्दी की भी कम से कम साल में 1 क्रॉप आ रही है, 2 बार आना शुरू हो जाए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। कोई भी पार्टी आने तो एक टर्मरिक बोर्ड नहीं लगाया, अभी लगा रहे। मोदी साहब आने के बाद दिया ना, किसान लोग खुशी है और जल्दी आके और हल्दी लगा के खुशी होता है। जानकार भी मानते हैं कि हल्दी बोर्ड के गठन से न सिर्फ तेलंगाना के किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि इस विधानसभा चुनाव में जब मतदाता वोट डालने जाएगा तो हल्दी बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण फैसले जरूर उसके जहन में होंगे। तो इसका फ़ायदा पूरे जो 7 सीट हैं जो निज़ामाबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, जो कुछ सीट्स करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, कुछ बगल के जगतियाल डिस्ट्रिक्ट्स में भी आते हैं, तो इसका फ़ायदा। और ये पूरे जो हल्दी के फार्मर्स है वो पूरे एरिया में है, तो उनको डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। निज़ामाबाद के अधिकांश क्षेत्रों में हल्दी किसान निर्णायक मतदाता हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हल्दी बोर्ड के गठन के फैसले के बाद जनता अपना जनादेश किसे देती है। निज़ामाबाद से डीडी न्यूज़ के लिए उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट। वहीं चुनाव आयोग ने तेलंगाना में चुनाव के बीच विज्ञापन देने पर कर्नाटक सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार से तेलंगाना में ऐसे विज्ञापनों को तुरंत रोकने के आदेश भी दिए हैं। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने कहा कि इस मामले में किसी की अनुमति से इस तरीके से विज्ञापन चुनाव वाले राज्य में प्रकाशित करवाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने जनप्रतिनिधित्व कानून और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। तो सीधे तौर पर अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं जो तेलंगाना के मतदाता हैं वो तो जागरूक हैं, लेकिन ना जो अलग अलग पार्टियां हैं उनमें अभी उतनी जागरूकता नहीं है। फिलहाल तेलंगाना में चुनाव का माहौल किस तरह का है, किस तरह की तैयारी है, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए करीमनगर से हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ चुके हैं। राजेश, किस तरह का जो माहौल है वो फिलहाल बनता नजर आ रहा है, और खासतौर से आज तो अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का? देखिए, बिल्कुल मुकुल, अब मतदान की उल्टी गिनती जो है प्रचार खत्म होने के साथ ही शुरू हो जाएगी, और आज शाम जब प्रचार का काम पूरा हो जाएगा तो तमाम लोग जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचने, मतदाताओं को ले जाने की तैयारियों में जुटेंगे। डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू हो जाएगा। और निश्चित तौर पर तेलंगाना में हमने देखा कि पिछले 1 महीने से इस तरीके से तमाम जो बड़े स्टॉलबर्ट लीडर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के लीडर हो, उन्होंने अपने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल, बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की, हर पार्टी का नेता पूरा प्रयास यही कर रहा है कि जो मतदाता हैं उनको रिझाया जा सके। जी, तो राजेश यहाँ बता रहे थे किस तरीके की तैयारी जो है वो फिलहाल चल रही है। और ख़ासतौर से राजेश अगर देखा जाए, क्योंकि जो तेलंगाना के मतदाता हैं, ज़ाहिर तौर पर अलग अलग मुद्दे हैं उनके, जो युवा हैं
उनके अलग मुद्दे होंगे, और खासतौर से जो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करेंगे, यानी जो पहले बार मतदान करेंगे, उनके लिहाज से भी देखा जाए तो क्या स्थिति बनेगी यहाँ पर? देखिए, जो नौजवान मतदाता है उनके मन में कहीं ना कहीं उत्साह है इस बात का कि वो पहली बार जाकर मतदान करेंगे, लेकिन उनके सामने जो चुनौतियां हैं, जो राज्य में बेकारी की समस्या है या पलायन की समस्या है, इसके लिए वो चाहते हैं कि एक ऐसी चुनी हुई सरकार हमें मिले जो हमारी सुने, जो नौजवानों की बात करे, जो पलायन को रोके और रोजी रोजगार के जो अवसर हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़े। इसके लिए पहली बार के जो मतदाता हैं वो वोटिंग करना चाहते हैं, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान युवा मतदाताओं का जो रुझान देखने को मिला है, वह कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है कि नौजवान मतदाता तमाम लोगों को सुनते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और वोटिंग वो करेंगे अपने मन से, वो ये देखकर कि वो कौन सी ऐसी सरकार होगी जो युवाओं की बात करेगी, कौन सी ऐसी सरकार होगी जो रोजगार के अवसर उन्हें मुहैया कराएगी। मुकुल जी बिल्कुल राजेश, लेकिन अब जो मतदाता हैं उनको तो हम जागरूक मान सकते हैं, लेकिन अभी एक जो खबर थी वो सामने आई थी, जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार है उसको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दाखिल करने को कहा है, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव होने हैं और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार जो है तेलंगाना में विज्ञापन प्रकाशित करा रही है इस तरह की, तो कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं वो शायद उतनी जागरूक नहीं है। देखिए, कई बार जो है वो गलतियां भी होती है और गलतियों से हम सीखते भी हैं, सबक भी लेते हैं, लेकिन अगर जानबूझकर इस तरह की बातें अगर कोई करता है तो उसके लिए चुनाव आयोग जो है अपनी सख्ती दिखाता है, और भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा इसकी शिकायत की है और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान भी ले रहा है, कॉन्फिडेंस ले रहा है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं चुनाव के दौरान हमेशा देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि 4 बजे या 5 बजे प्रचार का काम पूरा हो जाता है, इसके बाद भी कई बार जो भाषण देना लोग शुरू करते हैं तो वो 5 का आंकड़ा पार कर जाता है और चुनाव आयोग की टीम आती है और उन पर मुकदमे दर्ज करती है। तो कई बार चुनाव में वक्त की जो पाबंदी है उसका ख्याल भी नहीं रहता, और कई बार हम जानबूझकर गलतियां करते हैं, सुर्खियां बटोरने के लिए भी गलतियां होती हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी जानबूझकर ऐसी गलती करे ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जो भी हो, जिस तरह के से विज्ञापन प्रकाशित करने की बात सामने आई है उस पर चुनाव आयोग निश्चित तौर पर सख्ती दिखाएगा, और भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। कल दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, भूपेंद्र यादव, उन्होंने बाकायदा उसकी शिकायत की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को बताने की भी कोशिश की है। तो चुनाव में इस तरह की गलतियां होती हैं, चुनाव में विज्ञापनों का दौर चलता है, चुनाव में चुनाव प्रचार की मियाद खत्म होने के बाद 4 या 5 बजे का जो वक्त होता है उसके बाद भी लोग प्रचार करते हुए नजर आते हैं, और चुनाव आयोग उस पर सख्त होकर अपने डंडा भी चलाता है। जी बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी कि पूरी निष्पक्षता के साथ जो चुनाव है वो किया जाए, और जैसा आप बता रहे थे कि लगातार जो यहाँ का चुनाव है उसके लिए समीकरण बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर यहाँ की जो जनता है वो मतदान करेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो करीमनगर से हमारे सहयोगी राजेश राज बता रहे थे किस तरीके से तेलंगाना में जो अलग अलग लोगों के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं जो तेलंगाना सरकार है उससे नाराज़गी भी है, युवाओं की बात की जाए, किसानों की बात करें, ये तमाम मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं प्राथमिकता में नज़र आ सकते हैं मतदान के दौरान भी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खास तौर से उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां सिलक्यारा में फंसे मजदूरों को निकालने का काम अब तेज़ गति से जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर से सुरंग में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आई है, अब सरिया और लोहे के पाइप नहीं मिल रही हैं, बल्कि अब सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े मिल रहे हैं जिन्हें काटा जा रहा है। धामी के मुताबिक सुरंग में सब ठीक है, जल्द मजदूरों को यहां से निकाल लिया जाएगा। 52 मीटर अंदर तक जा चुके हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बड़ी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग में तेज़ी है, 57 मीटर तक ड्रिलिंग होनी है। 57 मीटर की दूरी पर सुरंग में पहुँचेंगे। आपको बता दें, दिवाली के दिन उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में कैद 43 श्रमिक बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। उन्हें बाहर निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई बाधा सामने आ रही है, जिस वजह से इस पूरे बचाव अभियान में समय लग रहा है। बावन मीटर जा चुका है। ऐसी संभावना है कि 57 मीटर के आसपास जो है ब्रेक थ्रू हो जाएगा। तो ये पूरा पाइप जब चला जाएगा, अभी 1 मीटर तो मेरे सामने ही गया है, तो पहले 51 था और 2 मीटर और चला जाएगा तो ये लगभग 54 मीटर हो जाएगा। इसके बाद एक पाइप और लगेगा,
देखिए, जो बड़े जो शुरू में गडर्स इत्यादि स्टील्स मिल रहे थे वो मिलने कम हो गए हैं। अभी जो मिल रहा है सीमेंट का ज़्यादा, कंक्रीट मिल रहा है, उसको कटर से काट रहे हैं। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में रिच माइनर्स की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। सुरंग में मैन्युअली ड्रिलिंग कर रहे रेड माइनर्स शंभू मिश्रा से डीडी न्यूज़ ने खास बातचीत की। टनल में फंसे मजदूरों के आपदा राहत और प्रबंधन कार्य अब अंतिम चरण में है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। किस तरह रेड माइनर्स ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी गति बढ़ाई है, इस विषय पर बात करने के लिए खुद इससे जुड़े अधिकारी और कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। यह है शंभू मिश्रा जी। शंभू जी, ट्रेंचलेस कंपनी शुरू से लेकर लास्ट तक इस काम में लगी रही और अब जो अंतिम पड़ाव पर हम देख रहे हैं, आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। कितने कर्मचारी आपके इसमें लगे हुए हैं? सर, मैं 28 बंदे हूँ, 28 टीम लेके आया, 28 बंदे टीम के लेके आया हूँ। और कल मैंने चूहा बोरिंग वाले को बुलाया है, टेंचलेस कंपनी बुलाया है, टेंचलेस कंपनी से आया है। वो डे नाइट काम कर रहे हैं, रात को पाइप घुस के कर रहे हैं। आज हो जाएगा, आज शाम तक भगवान ने चाहा तो आज हो जाएगा ठीक ठाक। अब 51 मीटर चला गया है और एक पाइप और रह गया 6 मीटर का। आपको कितनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? मैनुअली आप काम कर रहे हैं, आपको चूहा की तरह कुतरते हुए अनुभव है काम करने का, ये किस तरह करते हो आप? जी है, अंदर जो स्पॉट बंदे लाए थे ना दिल्ली से, टेंचलेस कंपनी ने मंगाए हैं, वो स्पॉट बंदे हैं। बिल्कुल तेजी में काम चल रहा है फटाफट। कौन कौन से उपकरण आप साथ में रखते हैं इस काम के लिए? वो सब्जी में जितना है ना उसका ऑर्डर सबको सामान रखे हैं। तो ट्रॉली भी रखे हैं, घिसने वाली भी रखे हैं, सब कुछ रखे हैं। टोटल पार्ट लाए हैं। किस तरह कर रहे हैं? जैसे उस पाइप में आप कितने लोग जाते हैं और कितनी तेजी से काम हो रहा है? 1 घंटे में कितना काम कर ले रहे हैं? पाइप के अंदर तो 3 लोग जाते हैं और बाहर भी हमारा बंदे रहते हैं। वहाँ खुदाई हो रहा है, कटिंग हो रहा है, तुरंत जितना जो सामान कटिंग करते हैं बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद हम पाइप पुश करते जाते हैं। आपको कितनी उम्मीद है कब तक काम हो जाएगा? हो जाएगा शाम तक। तो देखा, निश्चित तौर पर ये ट्रेंचलेस कंपनी के कर्मचारी हैं जो रेड माइनर्स की भूमिका में यहाँ काम कर रहे हैं। इन्होंने न केवल तकरीबन 50 मीटर तक इसको ड्रिलिंग कर दिया है, बल्कि अब उनका मानना है कि एक पाइप 6 मीटर का बचा है, जिसको भी आज देर शाम तक पूरा कर लिया जाएगा और ये ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुँच जाएगा और मजदूर सकुशल बाहर निकल जाएंगे। मेरे से कैमरामैन गौरव गिरी के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, सिलक्यारा, उत्तरकाशी। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो श्रमिक हैं उनको सकुशल जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और इस पर और ताज़ा जानकारी के लिए सिलक्यारा से ओपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी यादव, जानना चाहेंगे आपसे क्या ताज़ा स्थिति बनी हुई है? जिस तरीके से रेड माइनर्स से भी आपने बात की थी और लगातार जो काम है और तेज़ी से शायद होता हुआ अब नज़र आ रहा है, क्या ताज़ा स्थिति, ताज़ा जानकारी? जी, बीते 12 नवंबर से सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए आपदा राहत और प्रबंधन कार्य का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये अभियान अपने अंतिम चरण पर है। जिस तरह से ट्रेंचलेस कंपनी और अन्य नवयुगा कंपनी, NHIDC के अधिकारी और बहुत तमाम तरह की तकरीबन 15 से 20 एजेंसियां हैं जिनके एक्सपर्ट मजदूर और सुपरवाइजर लेवल के स्तर के कर्मचारी इस काम में जुटे हुए हैं। ये जो टनल है इसके अंदर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर और मैनुअली कई मोर्चों पर काम हो रहा है। लेकिन देर शाम जब इनको लगा कि इसमें मैनुअली काम करने में हमें काफी हद तक सफल हो सकते हैं, तो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम फिलहाल रोक दिया गया। उसमें हालांकि 40 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग इस पहाड़ी के ऊपर हो चुकी थी, लेकिन उस काम को भी रोक दिया गया है। इस पहाड़ी के पीछे बैक साइड में जो बरकोट साइड है वहां पर भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम टिहरी डैम से जुड़े इंजीनियर्स कर रहे थे, लेकिन उस काम को भी फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि पूरी उम्मीद और पूरी जो आस्था और विश्वास की तरह जो उम्मीद इन रेड माइनर्स पर लगी हुई है वो ही इस सिलक्यारा साइड से जो मैनुअल ड्रिलिंग हो रही है उसी पे टिकी हुई है। और अभी हम बात करें तो तकरीबन 53 मीटर के आसपास इसकी ड्रिलिंग हो चुकी है और इसमें बहुत ही विशेषज्ञता से काम करने वाले बहुत ही दक्ष मजदूर, सुपरवाइजर और इंजीनियर काम में लगे हुए हैं। और इसमें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग कंपनियों से जिनको बहुत ही बेहतर उम्दा अनुभव है उनको बुलाया गया है। अगर बात करें भारत की जो सेना है इसकी आर्मी इंजीनियरिंग कोर के भी 20 जो इंजीनियर्स हैं, जो दक्ष मजदूरों की तरह काम करने वाले अभियंता हैं इंजीनियरिंग सेना के, वो आए हुए हैं। साथ ही साथ जो ट्रेंचलेस कंपनी उसके आए हुए हैं, नवयुगा कंपनी के हैं, NHIDCL के हैं। इसके अलावा झांसी से 6 लोग आए हुए हैं। इसके अलावा कोल एंड माइंस ब्यूरो नागपुर से भी 4 लोग आए हैं। इसके अलावा मुंबई से सीवर में काम करने वाले दक्ष मजदूर यहाँ आए हुए हैं। तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग कंपनियों और जो विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत तौर पर भी यहाँ पर बुलाया गया ताकि वो इस अभियान को अंजाम तक पहुँचाने में अपनी मदद करे। और जो ये मैनुअली काम हो रहा है ये तकरीबन 800 mm का पाइप है, तो इसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखा जाता है। सांस लेने में दिक्कत आती है तो ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर लगा के इनको जाना होता है अंदर। और 3 से 4 व्यक्तियों का एक समूह होता है, उनके साथ में भी एक व्यक्ति और
जो पैरामेडिकल स्टाफ और इसके साथ साथ एनडीआरएफ का स्टाफ भी पास में खड़ा रहता है बाहर की साइड में कि तत्काल कोई राहत आपदा प्रबंधन में दिक्कत करे तो उसको हम मदद के लिए तैयार हैं। तो इसमें छोटे छोटे जो यंत्र होते हैं, उपकरण जो मैनुअली काम करने के लिए आते हैं, कुदाली है, फावड़ा है, हथौड़ा है, छेनी है, बरसी है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें, इनसे इनको काम करना होता है। लेकिन इनको इतना अभ्यस्त और दक्षता रहती है कि काम बेशक धीरे धीरे करते हैं लेकिन अंजाम तक पहुंच जाते हैं। और अब यही वजह है कि अब तकरीबन जो 8 से 10 मीटर का रास्ता बता उसको जल्दी पार कर लेंगे। और जिस तरह से हमें बातचीत हुई, पता चला है कि जो पीछे की साइड में जो हमारे मजदूर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, उन तक इसकी आवाज भी पहुंच रही है कि हम बहुत नियर तक पहुंच चुके हैं जहां ये अंजाम तक इसको पहुंचाना है। तो ये लगातार आपदा रहा है, तो प्रबंधन कार्य तो जारी है। साथ ही प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। यहाँ पर रेड कॉरिडोर बनाकर इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा और गंतव्य स्थल पर हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां, उसमें एनडीआरएफ के व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ यहाँ डटे हुए हैं। उन्होंने रिहर्सल कर रखी है और जैसे ये बाहर निकलने का काम शुरू होगा वो इसी टनल के जो पाइप आर्सों में हम इसके अंदर जाएंगे और स्ट्रेचर के जरिए उनको निकालने का काम करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पाइप को सैनिटाइज किया जाएगा और भौतिकी रूप से देखा जाएगा कि मजदूरों को निकालने के लिए कोई दिक्कत, सांस लेने में परेशानी तो नहीं हो रही। उसके बाद इनको बाहर निकालते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए इनको पैरामेडिकल स्टाफ जांच करेगा। फिर यहीं पे एक अस्थायी कैंप हॉस्पिटल बना जिसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर स्तर के 8-10 अधिकारी हैं, वो इनकी जांच करेंगे और सीधा इनको जिला उप अस्पताल है उत्तरकाशी में, वहां ले जाकर इनका प्रारंभिक तौर पर पूरा मेडिकल जांच होगा। और जब ये स्वस्थ रहेंगे उसके बाद इनको इनके गंतव्य स्थल पर पहुंचाने के लिए भी राज्य सरकार प्रबंध करेगी। बताया गया है कि इनको सरकार के द्वारा ही उनके गंतव्य स्थल घर तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी। ट्रेन से हो या बस से हो या व्यक्तिगत जा रहे हो, उनको पैसा और किराया भाड़ा और अन्य जरूरत की चीजें दी जाएगी। जी बिल्कुल ओपी, और खासतौर से जैसा आप बता भी रहे थे कि जो एक तरीके से जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री ने भी यही जानकारी दी कि अब इस तरह किसी लोहे की बात की जाए या गार्डर की बात की जाए तो वो उस तरह की बाधा अब शायद नहीं है, कंक्रीट है और उसको जो रेड माइनर्स हैं वो पूरे कोशिश कर रहे हैं जितना जल्द से जल्द वो कर सकें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो अब तक जो हडल्स आ रहे थे, आयरन रोड आ रही थी, पाइप आ रहे थे, बहुत सारी चीजें और भी आ रही थी दिक्कतों में, लेकिन अब जो रास्ता बचा उसमें ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सीमेंट कंक्रीट रह सकती हैं और इसके अलावा जो सॉफ्ट रॉक या हार्ड रॉक हो सकते हैं तो उनको ये लोग आराम से हटा लेंगे। लेकिन आयरन या अन्य तरह की जो बाधा डालने वाली मशीनों को, यंत्र या उपकरण, ऐसी कोई सामग्री उम्मीद की जाती कि नहीं है। तो अगर ये ऐसी कोई चीज नहीं आएगी, केवल हार्ड स्टोन या सीमेंट कंक्रीट ही रहेगा, तो ये जितना इन्होंने टारगेट लिया देर शाम तक इसको पूरा ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचा देंगे और धीरे धीरे जो रेड माइनर्स है अपनी दक्षता का, हुनर का इस्तेमाल करते हुए उन मजदूर भाइयों तक पहुंचेंगे जो बीते 17 दिन से टनल के अंदर बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो इंतज़ार है, कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको बाहर निकाला जा सके, लेकिन जो बाधाएं हैं वो आती हैं और इस वजह से इंतज़ार और लंबा हो रहा है। फिलहाल जिस तरीके से ओपी अगर बात की जाए, जो श्रमिक अंदर हैं उनसे लगातार संवाद भी हो रहा है और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए बाहर जो है पूरी तैयारी भी की जा रही है। लेकिन अगर ख़ासतौर से बात की जाए, क्योंकि हमने देखा था कल भी यहाँ पर जो राशन है वो उनको लगातार दिया जा रहा है और अंदर जो जितने भी श्रमिक हैं, आपने पहले जानकारी दी थी कि उनका भी हौसला बुलंद है क्योंकि जो आवाज़ें हैं वो अब आनी शुरू हो चुकी हैं उनको। ऐसे में समय जो है उसकी अगर ख़ास तौर से बात की जाए, जो रेड माइनर्स थे वो तो हालांकि ये कह रहे थे कि शायद शाम तक जो इस तरह की जो एक अच्छी खबर है वो ज़रूर हमें मिल सकती है, लेकिन जो वहाँ अधिकारी हैं अगर उनकी बात की जाए, क्या कुछ कहना है उनका? जी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो टनल में 41 मजदूर फंसे हैं उनमें 4 सर्वेयर है, 4 सहायक इंजीनियर स्तर के सुपरवाइजर हैं, तो वो केवल श्रमिक ही नहीं है, अलग अलग कैटेगरी के व्यक्ति हैं, उनको भी अपना कार्य करने का अनुभव है, साथ ही उनकी जो एक्सपर्टीज भी है। लेकिन मजदूर हो या कोई भी हो, अभी फिलहाल जो टनल में फंसे हुए हैं पीछे की साइड में, उन सबका हौसला बुलंद है। इसलिए बुलंद है क्योंकि एक तो वो कई सालों से इस तरह के कामों में एक्सपर्टीज रखते, अभ्यस्त है और बीते 4.5 साल से तो इसी टनल में वो काम कर रहे थे। उनको इस टनल के बारीकियों का बेहद पता है और इसके अंदर काम करने की अभ्यस्तता है, तो उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। हाँ, लेकिन वो बीते 17 दिन से अंदर फंसे हुए, इसलिए थोड़ी चिंता उनको बेशक हो रही है, लेकिन उसके हौसला बुलंदी के लिए, उनके मनोवैज्ञानिक जांच के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए बीच बीच में जो अधिकारी है, इंजीनियर्स है, उन कंपनियों के जिनके संबंधित वो मजदूर है या अभियंता है, वो उनसे बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो उच्च स्तर के जो अधिकारी है वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो मनोवैज्ञानिक जांच करने वाले चिकित्सक है वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनके परिजन यहाँ आए हुए हैं उनकी भी उनसे लगातार बात की जा रही है, तो उनको किसी भी तरह की चिंता ना हो। उनका मानसिक और शारीरिक स्तर पे जो
निष्प्रभाव पड़े, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े या सोच कर वो चिंता में पड़े, इस तरह का कोई असर दिखाई नहीं देता है। समय पर इनको खाना पीना, राशन और अन्य सामग्री जो भी जरूरत की होती है उनको पहुंचाई जाती है। चिकित्सकों की सलाह पर किस तरह का भोजन इनको दिया जाए ताकि पोषण मिले लेकिन हल्का भोजन हो, तो इस तरह की चीजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। और जो अंदर मजदूर है उनका उत्साह कम नहीं है, वो खुद बात करके जब भी संवाद होता है तो बोलते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, सेहतमंद है। अपने परिजनों का हौसला वो बढ़ाते कई बार दिखे हैं। जो यहाँ पर गब्बर सिंह नेगी है उत्तराखंड के, उन्होंने अपने परिजनों से कहा कि आप हमारी चिंता न करिए, आप बाहर जो लोग खड़े हैं उनको कहिए कि हम स्वस्थ हैं, बिल्कुल सेहतमंद है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार और शासन की तरफ से जो मदद की जा रही है, हमारा हौसला उसी से इतना बुलंद है कि हम समय पर सकुशल बाहर निकलेंगे और इस ऑपरेशन के पूरा होने के बाद अपने घर भी जाएंगे। तो उन्हें बहुत ही उत्साहित होकर इस तरह की बातें बार बार जब संवाद होता है तो कहिए तो निश्चित तौर पर वो न केवल मनोवैज्ञानिक बल्कि शारीरिक रूप से फिट है। जी बिल्कुल, यही जो उम्मीद है लगातार बनी हुई है और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी इंतज़ार कि कब डीडी न्यूज़ के कैमरे में उन श्रमिकों की जो तस्वीरें हैं वो नज़र आएंगी जब वो इससे सकुशल बाहर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका उप यादव इस तमाम अपडेट के लिए। तो सलक्यारा से हमारे सहयोगी उप यादव हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे किस तरीके से देखिए जो बचाव अभियान है वो चलाया जा रहा है और ख़ासतौर से जो रेड माइनर्स हैं जो कि मैन्युअली अब इसकी जो खुदाई की जा रही है उसमें काफ़ी जो सफलता है मिल रही है और उसी क्रम में अब आगे भी बढ़ा जा रहा है। फिलहाल हम भी आगे बढ़ रहे हैं, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में स्कूलों की छुट्टी को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार सरकार ने पहले साल के लिए नया शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया है। इसमें हिंदू त्योहारों के मुकाबले मुस्लिम त्योहारों को तरजीह दी गई है। 2024 में ईद की छुट्टी में 2 दिन और बकरीद और मुहर्रम की छुट्टी में एक दिन का इजाफा किया गया है। वहीं बिहार सरकार ने उर्दू स्कूलों में जुमा के दिन यानी शुक्रवार को अब साप्ताहिक अवकाश का दिन घोषित कर दिया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने हिंदू के प्रमुख त्योहार शिवरात्रि, रामनवमी और श्रावण की अंतिम सोमवारी, तीज, ज्योतिया, जन्माष्टमी, अनंत चतुर्दशी, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा के अवकाश को खत्म कर दिया गया है। होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ आदि त्योहार के अवकाश के दिनों को ही अब यहाँ कम कर दिया गया है। भाजपा ने बिहार सरकार के इस फैसले पर जमकर हमला किया। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाई है और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू छुट्टियों में कटौती की गई है जबकि मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है
कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। दिल्ली के मुख्य सचिव पद के लिए आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर दिल्ली के अधिकारियों की नजरें टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पद के लिए उपयुक्त 5 अधिकारियों का नाम का चयन कर लाने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। केंद्र सरकार इस पद पर नरेश कुमार का सेवा विस्तार चाहती है। नरेश कुमार 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके विरोध में दिल्ली की आप सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। आज इस बारे में स्पष्ट हो सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। इस पद को लेकर जोर आजमाइश तब से शुरू हुई है जब उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार को सेवा विस्तार देने के लिए फाइल केंद्र सरकार के पास भेजी थी। यह जानकारी सामने आने पर दिल्ली की आप सरकार इसके विरोध में आ गई। वहीं एएसआई आज ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंप सकती है। एएसआई के अनुरोध पर अदालत ने रिपोर्ट सौंपने का समय 10 दिन बढ़ाया था, जो कि आज पूरा हो रहा है। श्रृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों की पूजा अधिकारों की मांग वाली अर्जी पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराया। एएसआई को 17 नवंबर तक रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन उसकी ओर से प्रार्थना पत्र देकर 15 दिनों का समय और मांगा गया था। प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल के तीसरे स्टिल्थ डिस्ट्रॉयर द क्रेस्ट ऑफ यार्ड 12/7/6 इम्फाल का आज अनावरण किया जाएगा। अप्रैल 2019 में जहाज के लॉन्चिंग के समय इसका नाम इम्फाल दिया गया था। इस साल MDL ने इसे 20 अक्टूबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मणिपुर के CM N बीरेन सिंह और रक्षा मंत्रालय साथ ही मणिपुर सरकार के कई शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। भारतीय नौसेना ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। युद्धक जहाज इम्फाल लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल दागने में भी सक्षम है। ये पहला युद्धक जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्वी राज्य के शहर के नाम पर रखा गया है। 16 अप्रैल 2019 को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दी थी। भारतीय नौसेना ने बताया कि यह जहाज 23 दिसंबर 2023 को नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। द क्रेस्ट ऑफ यार्ड इम्फाल प्रोजेक्ट 15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर सीरीज का तीसरा युद्धक जहाज है। इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने नौसेना को 20 अक्टूबर 2023 को सौंप दिया था, जिसके बाद से इसके परीक्षण चल रहे थे। इस युद्धक जहाज का डिज़ाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। भारत में बना ये जहाज दुनिया के आधुनिक युद्धक जहाज़ों में से एक है। इस जहाज में MR SAM, ब्रह्मोस SAM, टारपीडो ट्यूब लॉन्चर्स, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स और 76 mm ब्री SRGM इस जहाज को दुश्मनों का काल बनाते हैं। स्वदेश में विकसित यह जहाज दुनिया में तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोतों में से एक है। जहाज में लगभग 75% की उच्च स्वदेशी सामग्री है। इम्फाल पहला स्वदेशी विध्वंसक भी है, जिसके निर्माण और समुद्री परीक्षणों को पूरा करने में सबसे कम समय लगा है। युद्धक जहाज इम्फाल की लंबाई करीब 164 मीटर है और वजन 7,500 टन से ज़्यादा है। इम्फाल में 312 क्रू मेंबर ठहर सकते हैं। यह 55 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा रफ्तार से चल सकता है। विशाखापट्टनम श्रेणी का पहला युद्धक जहाज 21 नवंबर 2021 को कमीशन हुआ था और दूसरा जहाज मोरमुगाओ 18 दिसंबर 2022 को नौसेना में कमीशन हुआ था। तीसरा इम्फाल 23 दिसंबर को कमीशन होगा और चौथे युद्धक जहाज सूरत का भी निर्माण कार्य चल रहा है। और आइए बात करते हैं इफ्फी की। गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज समापन होगा, जिसमें आज फ्रांसीसी फिल्म एंडलेस समर सिंड्रोम का एशियाई प्रीमियर होगा। इसके साथ ही गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की भी घोषणा होगी। अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस को समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। माइकल डगलस ने फिल्म निर्माण और वित्त के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। माइकल डगलस ने प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के बारे में कहा कि भारत
बहुत अच्छे हाथों में है। और आइए बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। राजधानी दिल्ली में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू होगी। यात्रा को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाएंगे। यात्रा के तहत वैन दिल्ली के 11 जिलों में यात्रा करेगी और 600 से अधिक स्थानों को कवर करेगी। यात्रा के दौरान लोग अपने अनुभव, मेरी कहानी मेरी जुबानी साझा कर सकेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना है। इसके साथ ही इन योजनाओं के प्रति जागरूकता भी पैदा करना है। तो न सिर्फ राजधानी दिल्ली और भी जगह लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देश की जनता को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की सूचना और लोगों तक उसके लाभ को पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज दक्षिण भारत के राज्यों में भी जारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के दूर दराज के गांव और ग्रामीण आदिवासी इलाकों के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यात्रा के तहत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के फायदे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आइए देखते हैं कर्नाटक में विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हमारी खास रिपोर्ट। नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य की प्राप्ति में विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसका आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड से किया था। इस संकल्प यात्रा को बड़े पैमाने पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिल रही है। मैसूर में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 15 तारीख को इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा कई जिलों में सफल हो रही है। चिकमगलूर, बेलगांव, रायचूर, कोलार, मैसूर, कोप्पल, हावेरी और कई अलग अलग जिलों में लोग जमकर विकसित भारत के लिए संकल्प ले रहे हैं और केंद्र की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर से लेकर हाईटेक ड्रोन इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है। यात्रा का मकसद है उन लोगों तक पहुंचना जो अब तक केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रहे। मेरी बेटियों का इलाज चल रहा था। हमें बहुत पैसा खर्च किया। बाद में केंद्र सरकार की इंश्योरेंस योजना का पता चला और अकाउंट में 2 लाख रुपया जमा हुआ। यह है चिकमगलूर जिले के रहने वाले असगर अली, जो एक छोटे व्यापारी हैं और चूड़ियां बेचने वाली एक फैंसी स्टोर चलाते थे। लेकिन असगर को जब पता चला कि केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के तहत उन्हें लोन मिल सकता है, तो उन्होंने 1,90,000 का लोन लिया। बिना किसी झंझट के उन्हें स्थानीय बैंक शाखा में लोन मिला और वे अब अपनी फैंसी स्टोर का विस्तार कर सके। मुझे मुद्रा लोन से बहुत फायदा मिला। अब मेरी 4 स्टोर्स है। ये लोन से अब मेरी दुकान में ज्यादा माल रखता हूँ। इस यात्रा में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्राम पंचायतों के मुखिया, सरकारी अधिकारी और कई लोग गांव के लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ रहे हैं। पिछले 9 साल से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन्हें हम लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत के तमाम अधिकारी भी ये काम कर रहे हैं। धारवाड़ और मैसूर में विकसित भारत यात्रा में एक तरफ महिलाएं रसोई गैस सिलेंडर की रजिस्ट्रेशन करा रही हैं, तो दूसरी तरफ गैस एजेंसी की महिला डिस्ट्रीब्यूटर भी दूसरी महिलाओं की मदद कर रही हैं। पहले हम लकड़ी पर खाना बनाते थे और धुएं के चलते हमारी सेहत पर असर पड़ता था, लेकिन अब गैस कनेक्शन मिलने से जिंदगी बेहतर हो गई है। कई दूर दराज के गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का केंद्र बिंदु ये हाईटेक ड्रोन है, जिसके जरिए किसानों को अपने खेतों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराने का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। ड्रोन से कीटनाशक दवाई स्प्रे कर हम समय और मजदूरी बचा सकता है। ये बहुत फायदेमंद है। संकल्प यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम्स और एकलव्य मॉडल पर भी रोशनी डाली गई। कर्नाटक में 12 EMRS हैं जो छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। छात्र यहां से पास होने के बाद IIT जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश कर रहे हैं।
कई अभिभावक इस विकसित यात्रा के दौरान ये संकल्प लिया कि वे अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाएंगे। हमारे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ये वैन यहाँ आई तो हमें एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में पता चला। ये भी पता चला कि चिकमंगलुरु में भी एक ऐसा स्कूल है। अब मैं चाहती हूँ अगले साल मेरे बच्चे इस स्कूल में दाखिला लें। तो ये तो बात हुई दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक की। अब बात करते हैं उत्तर भारत के हिमाचल की भी। जी हाँ, वहाँ भी ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी के बावजूद भी प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ना तो स्थानीय लोगों में उत्साह कम हो रहा है और ना ही अधिकारियों का इसे सफल बनाने का जज्बा। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच भी यात्रा बिना किसी बाधा के जारी है, तो वहीं कुल्लू जिले में किसानों को यात्रा के दौरान कृषि संबंधित नवीन तकनीकों से भी रूबरू कराया जा रहा है। संकल्प यात्रा के दौरान किसान बागवानों को कृषि में उपयोगी ड्रोन तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। 15 नवंबर से शुरू विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी में भी पूरे उत्साह के साथ जारी है। प्रदेश में जारी संकल्प यात्रा के बीच जनजातीय क्षेत्र काजा और केलोंग में ताजा हिमपात हुआ है। इन क्षेत्रों में तापमान -6 डिग्री से -8 डिग्री तक गिर चुका है। लाहौल स्पीति जिले की ग्राम पंचायत कारदंग और बरबोग में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा तो वहां सड़कों में पानी जमा था। बावजूद इसके यात्रा जारी रही। कड़ाके की ठंड के बावजूद यात्रा के लिए स्थानीय लोगों का भारी समर्थन देखने को मिला। अब तक लाहौल की 6 पंचायतों तक रथ यात्रा पहुंची है और कल तांदी व वारपा पंचायत में ये रथ यात्रा पहुंचेगी। लाहौल की कारदंग पंचायत के उप प्रधान टशी दावा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण व जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है। यात्रा के दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, साथ ही उनके आभा कार्ड भी बनाए गए। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग यहां आ रहे हैं। मोबाइल वैन के तहत हमें विकसित भारत की योजनाओं के बारे में काफ़ी जानकारी मिली है, जिसमें डिस्प्ले में दिखाया गया है कि स्क्रीन में दिखाया कि क्या क्या स्कीमें हैं, आने वाली क्या क्या स्कीमें हैं। जो स्कीमें हुई जैसे हर घर जल योजना वगैरह है, इनके बारे में जानकारी मिली। कुछ एक स्कीमों का पर अमल भी हुआ है और आने वाले स्कीमों के बारे में हमें जानकारी मिली है। और हम यहाँ पर ठंड होने के बावजूद भी पंचायती काफ़ी लोगों ने भाग लिया और केंद्र सरकार के स्कीमों के बारे में जानकारी ली। साथ में ये हेल्थ डिपार्टमेंट का भी काफ़ी अच्छा योगदान कह सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर पब्लिक के हेल्थ के बारे में जानकारी ली। लोगों ने बीपी, शुगर वगैरह जो ठंड के मौसम में खांसी जुकाम रहती है तो उसके बारे में चेकअप कराया, दवाई डिस्ट्रीब्यूट किए। साथ में आभा कार्ड वगैरह उनका लिंक करने के लिए लोगों को जानकारी दी। उनकी क्या ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी जानकारी दी। और कई लोगों का ये आभा कार्ड लिंक किया। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। साथ में ये हेल्थ डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। कुल्लू जिले की मोहल पंचायत पहुंचने पर लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर किसानों को कृषि के बहुउपयोगी एग्री ड्रोन की जानकारी प्रदर्शन के माध्यम से दी गई, जिसे लोगों ने खूब सराहा है। मोहल पंचायत में विकसित भारत यात्रा के तहत आज यहाँ पर जानकारी दी गई और इसमें बहुत से विभागों से लोग आए थे। उन्होंने अपने विभाग के द्वारा जो भी उनके पास जानकारी थी, जो भी लाभ थे, वो सभी लोगों को बताए। हमारी पंचायत में आयुष्मान कार्ड भी बने हैं, आभा कार्ड भी बन रहे हैं, जिससे लोगों को अपना इलाज कराने में आसानी हो सके। आज हमने यहाँ पर एग्री ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन दिया है सबको। ये एग्री ड्रोन काफ़ी यूज़फुल है। इससे हम फर्टिलाइज़र्स और जितने केमिकल्स हैं उनका ड्रोन के ज़रिए छिड़काव कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो एग्री ड्रोन है, इससे हम लगभग 10 मिनट में 1 एकड़ तक की जो फार्म लैंड है उसको कवर कर सकते हैं। इसको ख़रीदने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी तरह की सब्सिडीज़ भी दी जा रही हैं, जिसका किसान लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू की हैं, तो बहुत सारी योजनाओं को लोगों को लाभ भी मिल रहा है, लेकिन कहीं जागरूकता की कमी के कारण, कहीं हमारी अपनी कमी के कारण 100% लोगों को अभी तक ये लाभ नहीं मिल रहा है।
अनेक ऐसी योजनाएं थी जब से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है, हमें भी यहीं आके कई तरह की योजनाओं का पता चला। निश्चित रूप से प्रदेश के विभिन्न भागों में कड़ाके की ठंड के बावजूद विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोगों का यात्रा को लेकर खासा उत्साह है, जिसके चलते विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को पहुंचाने में कामयाब हो रही है। डीडी न्यूज के लिए लाहौल स्पीति से कुंदन लाल और कुल्लू से आशीष की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। दक्षिण भारत की बात की जाए, उत्तर भारत की बात करें, या अब आइए बात कर लेते हैं मध्य भारत में महाराष्ट्र की भी। यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर ग्रामीण इलाकों में मोदी सरकार की योजनाओं की हर तरफ चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ के जो ग्रामीण हैं उनका क्या मानना है इस यात्रा को लेकर और योजनाओं को लेकर। अपने किराने दुकान पर बिजनेस चला रही महानंदा महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एरेंग गांव की हैं। आज वे प्रधानमंत्री द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह को दी जा रही मजबूती से बनी महिला सशक्तिकरण की ताज़ी तस्वीर की एक प्रतिनिधि हैं। महानंदा बताती हैं कि किस तरह सरकार ने उन्हें सशक्त किया। महानंदा बालाजी गंतलवार। मुझे और मुझ जैसी गरीब महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह से बहुत मदद मिली। हम 18 महिलाओं के सावित्रीबाई फुले महिला स्वयं सहायता समूह ने गांव की ज़रूरत को पहचानते हुए सरकार से 1,50,000 की मदद मांगी, जो हमें मिल गई। इसके बाद हमने किराना दुकान शुरू किया, जो बहुत अच्छे से चल रहा है। हम मोदी सरकार को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस क्षेत्र में और भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने नीचे की ज़मीन तलाश ली है और वह न केवल आत्मनिर्भर हो रही हैं बल्कि आत्मविश्वास को भी महसूस करने लगी हैं। मेरा नाम आरती एकनाथ चौहान है और मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम संत सेवालाल महाराज संस्थान है। मैं यहाँ बतौर लिपिका काम करती हूँ। हमें अपना उद्योग शुरू करने के लिए 3 लाख की मदद सरकार से मिली। कौशल और पैसा दोनों ही होने से हम सक्षम हो पाए हैं। हम इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम सावित्रीबाई फुले स्वयं सहायता समूह है। इसके अलावा सुकन्या स्वयं सहायता समूह, अस्मिता स्वयं सहायता समूह जैसे कई स्वयं सहायता समूह यहाँ सक्रिय है, जो डेयरी, सिलाई कढ़ाई, किराना दुकान सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। इससे गांव की महिलाएं काफ़ी सक्षम हुई है और आज उनमें आगे कुछ करने का उत्साह जागा है। नए भारत की नई तस्वीर खींचती हैं महिलाएं आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। डीडी न्यूज़ के लिए नांदेड़ से भरत होकर्णे के साथ मुंबई ब्यूरो की रिपोर्ट। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हो रही हल्की बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार महज 10 घंटे के भीतर दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक में 100 अंकों की कमी दर्ज की गई, लेकिन अभी भी ये खराब श्रेणी में बरकरार है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर 350 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI स्तर 375 और लोधी रोड में AQI 339 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक में हल्की गिरावट होने पर लोगों को थोड़ी सी राहत भी मिली, हालांकि उसके बावजूद अभी भी गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज घूमने का आनंद आएगा असली, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है। बारिश की वजह से बहुत कुछ मौसम साफ हो गया, लेकिन ऐसा है जैसे पहाड़ों का मौसम हो रखा। अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आज। पहले से कुछ राहत है, पहले पोल्यूशन जो था बहुत था, अब बारिश होने से तो ठीक है थोड़ा सा। पहले निकलते थे उससे सांस लेने में दिक्कत होती थी, जो बारिश पड़ी है ना उससे बहुत राहत मिली है। देखो कुछ राहत मिलनी चाहिए, बट अभी तो मुझे लगता नहीं है, बिकॉज अभी भी स्मॉग दिखता है। आई डोंट नो कैसे दिन में प्रोग्रेस होगा। उम्मीद करता हूँ अच्छा होना चाहिए। वहीं पहाड़ों पर अब बर्फबारी का दौर तेज होने लगा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में आज बर्फबारी हुई। इसके लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था। बर्फबारी के साथ साथ पहाड़ों पर बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में भी ठिठुरन बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कारोबार जगत की। वाणिज्य मंत्रालय उपसहारा अफ्रीकी और खाड़ी देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। इसके तहत मंत्रालय नाइजीरिया, इथियोपिया, घाना जैसे उपसहारा अफ्रीकी देशों और खाड़ी देशों में घरेलू उत्पादन के लिए गैर शुल्क बाधाओं और बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों से निपटने की दिशा में काम कर रहा है।
एक अधिकारी ने बताया कि उप सहारा अफ्रीकी देशों के भारतीय दूतावास के साथ बैठकें की गई हैं, जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार अच्छा है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में उस क्षेत्र में भारत का प्रमुख व्यापार भागीदार दक्षिण अफ्रीका रहा, जिसके साथ कुल व्यापार 18.9 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ, जिसमें से निर्यात 8.5 अरब अमेरिकी डॉलर का था। नाइजीरिया के साथ कुल व्यापार 11.85 अरब अमेरिकी डॉलर का था, इसमें से निर्यात 5.15 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। टोगो के साथ कुल व्यापार 6.6 अरब अमेरिकी डॉलर, जिसमें से निर्यात 6 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। और तंजानिया के साथ कुल व्यापार 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ, जिसमें से निर्यात 3.93 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ। वित्त वर्ष 2022 और 23 में सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय व्यापार 52.76 अरब अमेरिकी डॉलर, यूएई के साथ 84.8 अरब अमेरिकी डॉलर, कतर के साथ 18.77 अरब अमेरिकी डॉलर, तो कुवैत के साथ 13.8 अरब अमेरिकी डॉलर और ओमान के साथ 12.4 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। मंत्रालय ने निर्यातकों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खाद्य, इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग जैसे संभावित प्रमुख क्षेत्रों और प्रमुख बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने को भी कहा है। इस साल अक्टूबर में भारत का वस्तु निर्यात 6.21% बढ़कर 33.57 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि इस महीने में व्यापार घाटा 31.46 अरब अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। लगातार 3 दिन अवकाश के बाद आज भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स से 93 अंक की बढ़त के बाद करीब, आपको बता दें, ये 66,000 से अधिक के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी भी 49.95 अंक की बढ़त के साथ 19,844 के स्तर पर खुला। फिलहाल की अगर बात की जाए तो शेयर बाजार में सपाट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 65,900 से अधिक के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी बढ़त के साथ 19,800 से अधिक के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पिछले सप्ताह आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी, जबकि आज जब बाजार खुला तो हरा निशान जरूर नजर आया। इजरायली सेना की ओर से जारी किए गए वीडियो में इजराइल और मिस्र के बीच सीमा पर मानवीय सहायता वाले ट्रक दिख रहे हैं। गाजा में 4 दिनों के संघर्ष विराम को और 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। संघर्ष विराम समझौते ने सहायता ट्रकों को गाजा में प्रवेश करने की अनुमति दी है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी की ओर से सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा गया कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम को 2 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा, जिससे और बंधकों और कैदियों की रिहाई हो सकेगी। कतर इजराइल और हमास के बीच बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसकी सराहना की। सूत्रों के अनुसार यह घोषणा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की ओर से सोमवार को कतर के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद आई है, जिससे 4 दिवसीय संघर्ष विराम को सुलझाने में मदद मिली थी। मूल समझौते की शर्तों के तहत हमास को लड़ाई में प्रत्येक अतिरिक्त दिन के संघर्ष विराम के लिए 10 बंधकों को रिहा करना होगा। और बात करते हैं खेल जगत की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। पहले 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश आज तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम की युवा ब्रिगेड तैयार है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए। 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। शुरुआती 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। पिछले दोनों मुकाबलों में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा है। पहले मैच की बात करें तो भारतीय टीम ने 209 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए 2 विकेट से जीत हासिल की थी। उस मुकाबले में कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की शानदार पारी देखने को मिली थी। वहीं दूसरे मुकाबले को भारतीय टीम 44 रन के अंतर से अपने नाम करने में सफल रही। दोनों मैचों में टीम इंडिया के बैटिंग टॉप ऑर्डर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और कप्तान सूर्य कुमार यादव अर्धशतक जड़ने में सफल रहे। ईशान किशन अच्छी लय में दिखे और लगातार 2 अर्धशतक जड़ने में सफलता हासिल की। वहीं रिंकू सिंह ने दोनों मैचों में बेहतरीन पारी खेलकर एक फिनिशर के तौर पर अपनी अहम भूमिका साबित की है।
दोनों टीमों के बीच T20 फॉर्मेट में पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। अब तक दोनों टीमें T20 मुकाबले में 28 बार भिड़ी हैं, जिसमें भारतीय टीम को 17 में जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 10 मुकाबले अपने नाम करने में सफल रहा है। वहीं एक मुकाबला बेनतीजा रहा। आज खेले जाने वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया के सामने करो या मरो की स्थिति है। ये टीम हर हाल में इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बनी रहना चाहेगी। हालांकि आत्मविश्वास से भरी टीम इंडिया जब मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश हर हाल में जीत दर्ज करते हुए सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो उम्मीद यही है कि भारतीय टीम आज इस सीरीज पर कब्जा जमा पाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।